सेंगोल को लेकर राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है और हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अनिल उपाध्याय जी। जिस तरीके से आप एक तो प्रोफेसर हैं और पत्रकारिता भी पढ़ाए हैं, लेकिन सेंगोल को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। सेंगोल को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्या मानते हैं आप उसको? देखिए, हमारा देश सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा बना, जिसके प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जिसके चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन लोगों ने संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जो हमारा संविधान लागू हुआ उसमें हमने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और संविधान से चलाने की बात की, और संविधान से लोकतांत्रिक परंपराओं को पालन करते हुए हमारा देश चला जा रहा है। और हमारा जो संविधान जो बना वो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या और कुछ जो विकसित देश थे उनके संविधान को आधार बनाते हुए और कुछ और चीज़ें भारत के हिसाब से जोड़कर उस संविधान को बनाया गया, जो लोकतांत्रिक देश थे, तो जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते थे। जब हमारा देश लोकतांत्रिक देश है तो ऐसे में राजतंत्र या राजशाही का कोई मतलब नहीं है। सेंगोल जो है राजतंत्र का प्रतीक है, राजशाही का प्रतीक है। अब राजा महाराजा तो यहाँ रह नहीं गए, देश जब आज़ाद हो गया तो राजशाही है नहीं, लोकशाही है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सेंगोल का कोई मतलब नहीं। दंड का उसको दिखाया जा रहा है कि दंड, उसको एक तरीके से आप दिखा रहे हैं कि हमारे पर दंड का अधिकार मिल गया, एक तरह की धमकी है, एक तरह का डराना है। हमारा जो अशोक का चिन्ह बना था और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया सम्राट अशोक उससे लिया गया, सारनाथ से बनारस से लिया गया चिन्ह, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह था उसके थे। तो सेंगोल को ले आके स्थापित करना पार्लियामेंट में, मुझे लगता है कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी धमकी दिखाना, तानाशाही दिखाना और एक तरह के राजतंत्र दिखाना है कि हम राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं, पुनः राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेंगोल को लगाने की कोई जरूरत नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लोग बताते हैं कि समय जब प्रधानमंत्री बने तो उस स्मारक में उन्होंने रखवा दिया था उसको, म्यूजियम में। वो म्यूजियम में ही रखे जाने लगे। पार्लियामेंट के अंदर जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें इस तरह के राजतंत्र की, लोकतंत्र में व्यवस्था में राजतंत्र की प्रतीक चिन्ह या राजशाही के प्रतीक चिन्ह को रखे जाने का कोई औचित्य मुझे नहीं लगता है। और ये सरकार जो है संविधान और लोकतंत्र की बात तो जरूर करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके समय में कोई संवैधानिक संस्था सुरक्षित है। सारी संवैधानिक संस्थाएं एक तरीके से हाईजैक की जा चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो बनता था उसमें 3 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें एक प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता था या प्रधानमंत्री रहते थे, एक जो है चीफ जस्टिस होते थे, और एक जो नेता प्रतिपक्ष होता था। आपने नेता प्रतिपक्ष का जगह ही खत्म कर दिया। अब खाली प्रधानमंत्री और जो है उनका चुना हुआ प्रतिनिधि वो रहेगा। तो आप बहुमत और जुडिशरी से आप किसी आदमी को रख नहीं रहे, जुडिशरी से हटा दें और वाले प्रतिपक्ष का आदमी रहेगा, लेकिन अब दो आदमी हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, उनका सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर वो भी प्रधानमंत्री का आदमी होगा। तो जब 2-1 के बहुमत से आप जो चाहेंगे निर्णय कर देंगे, तो जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं रहेगा, उसको भी अगर आप संविधान को भी, अरे न्यायपालिका को भी दबाव में रखेंगे। और इसी तरीके से सीबीआई ईडी की स्थिति आप देख ही रहे। सीबीआई ईडी सब के सब सरकार की मुखापेक्षी है। सरकार जैसा चाहती है सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हमारे दो मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री जेल में गए, 2 मुख्यमंत्री गए जेल में, है ना। एक मुख्यमंत्री छूट के आया, उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ झारखंड से। अभी एक मान लिया है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहने का मतलब नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करता न हो, लेकिन आप केवल जो लोग विपक्ष में हैं उन्हीं में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। देखिए, जिस तरीके से ये बताइए कि संविधान और सेंगोल लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंगोल को हटाकर उसके जगह पे संविधान को स्थापित किया जाए, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी इस बात को माने? देखिए, नरेंद्र मोदी माने या न माने, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, भारत नहीं है। एक बात तो आप ये समझ लीजिए, देश की आज़ादी में नरेंद्र मोदी की विचारधारा के लोगों का कोई योगदान नहीं है, बल्कि देश को गुलाम बनाए रखने में उनका योगदान हो सकता था, क्योंकि 42 के आंदोलन में भी इन्होंने साथ नहीं दिया। 31 में जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी या आरएसएस के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, ऐतिहासिक फैक्ट है। और जब 42 का महात्मा गांधी का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, उनका 2-2.5 का नारा दिया, पूरा देश गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे सावरकर हों,
चाहे और भी इनके विचारधारक लोग। अटल जी भी गिरफ्तार किए गए तो बाद में वो अपना बयान देके वो छूट गए, उनके गांव के लोग अरेस्ट हो गए उनके बयान पे। तो आपके का मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े इनके जो पहले जनसंघ था और बाद उसके पहले आरएसएस या था या हिंदुवादी संगठन जो कहते हैं, जिनको ये कहते हैं, ये लोगों का कोई योगदान देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी महात्मा गांधी का योगदान था, नेहरू का योगदान, सुभाष चंद्र बोस का योगदान था, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह का योगदान था, अशफाकुल्ला खां का योगदान था, तमाम लोगों का योगदान था। लेकिन आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। तो इनको आज़ादी से कोई मतलब नहीं है। और ये अगर ऐसी बातें करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो केवल ये दिखाने के लिए करते हैं। इनको इनका कहना कुछ है, करना कुछ, कथनी करने में इनका कोई साम्य नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते थे साधन और साध्य अगर जो है लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के साधन की शुद्धता होनी चाहिए। अब आपका साधन ही अशुद्ध है, वहीं से शुरू से ही गड़बड़ी कर रहे हैं आप। पूरा देश कह रहा है कि बैलेट से चुनाव हो, केवल एक बात भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बैलेट से नहीं है, इसी से हो जाएगा, बैलेट से गड़बड़ होगा। ठीक है, बैलेट से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ होती थी, उसमें आपने टीएन सेशन ने ईमानदारी से चुनाव कराया। पूरे दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सब जगह पे आजकल बैलेट से चुनाव हो रहा है। और आप उन्हीं के दिए हुआ ईवीएम है, और आप जापान का दिया हुआ सब जगह बैलेट चुनाव हो रहा है, आप जो है बैलेट से चुनाव कराएंगे। भाई आप प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ इस ईवीएम पे, लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर जनता नहीं चाहती है, विपक्षी दल नहीं चाहते, तो बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। आप लोकतंत्र को का मतलब ये है कि जनता जिस पर विश्वास करे, जिस चुनाव प्रणाली पे विश्वास करे, वही लोकतंत्र है, वही सही है। जनहित में काम होना चाहिए, जनता का हित होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। और शेंगुल के माध्यम से आप केवल भय दिखाने या दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, केवल सरकार काम दंड ही देना नहीं है। एक बच्चे का सामाजिक पुरस्कार दंड दोनों दिया है। सरकार सम्मान भी देती है, नागरिकों को सौहार्द की भावना भी बनाती है, वेलफेयर स्टेट का भी काम एक चीज देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है सत्ता पक्ष को कि संविधान का बार बार नाम लेना। क्या मानते हैं इसको आप? निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इस चुनाव में जो संविधान की किताब लेकर वो लगातार चले और शपथ ग्रहण करते समय संविधान की कॉपी दिखाए। वही अखिलेश जी ने भी अखिलेश यादव ने भी दिखाया। अधिकतर विपक्षी दल के सांसदों ने संविधान की कॉपी लेके शपथ ग्रहण किया। वो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था। मोदी जी का चेहरा देखने लायक था, उनका चेहरा अजीब अजीब तरीके का एक रिएक्शन उनका चेहरे दिखाई पड़ रहा था। उनको लग रहा था संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान से इनको कोई मतलब नहीं है। संविधान और लोकतंत्र दो शब्दों से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, कि दोनों को किनारे हटाकर काम करती है। और आप देख रहे हैं कि 150 के करीब सांसद, 146 या 50 सांसद निलंबित करके आपने जबरदस्ती उल्टे सीधे तमाम कानून पास कर दिए। अभी कल परसों जो गिरफ्तारी हुई है, पहला एक गरीब आदमी की गिरफ्तारी हुई। ऐसा अधिकार बना दिया पुलिस को। पुलिस तो वैसे ही निरंकुश थे, आपने और ज़्यादा निरंकुश बनाने का काम कर दिया पुलिस को, कि पुलिस मनमानी करे ताकि इनका सरकार आराम चलती रहे। तो इनका एक तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, न केंद्र में पुलिस का नियंत्रण। एक तरीके को खुली छूट दे रखा है इन लोगों ने। हाँ, बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन बुलडोजर चलेगा चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले या इनके वोटर को नहीं चलेगा, उन लोगों पे चलेगा जो इनसे अलग धर्म जात के हों या संप्रदाय के हों, गरीब तबके को, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो आप न्याय जो है ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, बहुत दिन तानाशाही से अधिक समय तक नहीं चला जाता। भले ही किसी तरह से इनकी सरकार इस बार बन गई है, लेकिन अगर ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही इनका स्पीकर पार्लियामेंट का जो है स्पीकर पर मनमानी करेगा, तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जनता सवाल राहुल गांधी ने एक बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी माइक बंद हो जाती है। माइक बंद करने का क्या रीजन है? माइक इशारा कर देते होंगे, स्पीकर इशारा कर देते होंगे आँख से। कुछ कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे थे कि लोकसभा स्पीकर के हमारे पास बटन नहीं है। अरे बटन नहीं है तो आप उंगली हिला देंगे, इशारा कर देंगे, आपका बैठा हुआ आदमी बटन दबा देगा। तो बार बार क्यों राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता है, उन्हीं के भाषण में क्यों बंद हो जा रहा है? या और जो विपक्ष के नेता जब बोलते तभी माइक बंद होता है, भाजपा के नेताओं के समय में तो माइक नहीं बंद होता। तो निश्चित रूप से अगर ये बार बार ये प्रश्न उठ रहा है और जनता भी देख रही है, तो पार्लियामेंट में स्पीच सुनाई पड़ता है, आधा भाषण सुनाई पड़ रहा है, इसका नहीं सुनाई पड़ रहा, तो स्पष्ट है कि आप इंटेंसली काम कर रहे हैं, आपकी नीयत पे खोट है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कथनी करनी में इनके कोई समानता नहीं है। केवल ये दिखावटी और बनावटी बातें करते हैं, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तो खोखलापन ये, लेकिन ये खोखलापन और ये दोहरी राजनीति और ड्यूल कैरेक्टर, ये जनता समझ रही है, देख रही है, और जनता इसका जवाब बहुत कुछ दे चुकी है इलेक्शन में। इतना तो बहुमत आपको नहीं दी है, आपको भले ही आप सरकार जोड़ तोड़ के बना लिए हों, और इतना विपक्ष को मजबूर जरूर कर दिया कि आप मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र का भविष्य तो सुंदर है, सुरक्षित है। मोदी जैसी सरकारें कितनी आई और गई, 60 साल कांग्रेस ने भी शासन किया, 5 साल आप भी कर लीजिए, उससे कुछ बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है।
तो आप सुन रहे थे अनिल उपाध्याय जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ में रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत।